गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। स्टार्ट करेंगे हम अपना आज का लेक्चर। हमने अभी अपनी प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था जजमेंट एंड डिक्री। तो जजमेंट एंड डिक्री से रिलेटेड जो ऑर्डर था, ऑर्डर 20। तो हमने ऑर्डर 20 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रूल 1 से रूल 6B तक कंप्लीट कर लिया था। तो जिसमें रूल 1 to 4 इंपॉर्टेंट थे जो हमें देखना थे, एंड रूल 6B इंपॉर्टेंट था। 5 और 5A कहा था कि छोड़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और सेक्शन 33 देखी थी हमने, प्लस जो डेफिनेशन क्लॉज है, तो डेफिनेशन क्लॉज में बताया था कि 2.2 में डिक्री डिफाइंड है और 2.9 में जजमेंट डिफाइंड है। तो सबको कोरिलेट करके जोड़ते हुए हमने थोड़ा सा स्टडी किया है। तो आज की क्लास में बहुत सारे लोग नए जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको बता दूं कि अगर आप सीपीसी के सारे पुराने लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है लक्ष्य लॉ अकेडमी बाय रुचि जैन के नाम से। तो वहां पर सीपीसी के अभी तक जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं वो सारे डले हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 33 तक कवर अप हो चुका है। ऑर्डर 1 to 5 और ऑर्डर 20 अभी हम कर रहे हैं। तो मतलब हम एक सीरीज में नहीं चल रहे हैं, हम कोरिलेट करके पढ़ते हैं। हमारा जो तरीका होता है वो होता है कोरिलेट करके पढ़ने का। जो भी हम सेक्शन पढ़ रहे हैं उस सेक्शन से रिलेटेड कौन सा ऑर्डर है तो हम उसको वहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं साथ में। जैसे अभी हमने सेक्शन 33 पढ़ रहे थे जजमेंट एंड डिक्री, तो उससे रिलेटेड ऑर्डर था 20, इसलिए हम ऑर्डर 20 को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हमें स्टार्ट करना है डिक्री वाला पोर्शन। जजमेंट से रिलेटेड जितने ऑर्डर्स थे वो हो चुके हैं कंप्लीट, तो आज हम देखेंगे अब डिक्री से। तो डिक्री से रिलेटेड जो ऑर्डर थे वो ऑर्डर 20 रूल 6 से स्टार्ट है। रूल 6 में बताया गया है कंटेंट ऑफ डिक्री कि डिक्री की अंतर्वस्तु क्या होगी, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये देखिए, कंटेंट ऑफ डिक्री ऑर्डर 20 रूल 6 बात करता है डिक्री की अंतर्वस्तु कि डिक्री की अंतर्वस्तु में डिक्री जो बनती है, न्यायालय जो डिक्री बनाता है तो उसमें क्या क्या चीजें समाहित होंगी, ये इसमें बताया गया है। इसमें कहा है कि डिक्री शैल एग्री विथ द जजमेंट, इट शैल कंटेन द नंबर ऑफ द सूट, नेम ऑफ and description of the parties, their registered addresses and particulars of claims, and shall specify clearly the relief granted or other determination of the suit. डिक्री निर्णय के अनुरूप होगी, उसमें वाद का संख्यांक, पक्षकारों के नाम और वर्णन, उनके रजिस्ट्रीकृत पते और दावे की विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी और अनुरक्त अनुतोष या वाद का अन्य अवधारण उसमें स्पष्टतया विनिर्दिष्ट होगा। तो पहला पॉइंट तो ये बता रहे हैं कि डिक्री जो हमेशा बनेगी वो कैसे होगी, जजमेंट के अनुरूप होगी। जो जजमेंट प्रोनाउंस किया है, जो अभी हम प्रीवियस रूल्स में देख चुके हैं कि जैसे फाइनल हियरिंग हो जाती है, जिस दिन को फाइनल हियरिंग होती है उसके तुरंत बाद क्या होता है, जजमेंट प्रोनाउंस किया जाता है। तो जज ने जो जजमेंट प्रोनाउंस किया है, तो जैसा जजमेंट में उसने जो जो बातें बोली है वही सेम बातें बस डिक्री में क्या होती हैं, फिर से उनको बना दिया जाता है। मतलब जो जजमेंट में बातें कही गई हैं, जो भी डिसीजन उन्होंने जजमेंट में सुनाया, उसी के अनुरूप डिक्री होती है। मतलब बिल्कुल फॉलो करती है, जजमेंट से फॉलो अप होती है डिग्री। जजमेंट पास हुआ और जजमेंट में जितनी भी सारी चीजें वो सब डिग्री में होगी। उसके अलावा डिग्री में क्या क्या होता है, सूट का नंबर होता है कि आपके सूट का नंबर क्या है, पार्टी का नाम क्या है, पार्टी के पते कहाँ है, कहाँ रहती है, उनका रजिस्टर्ड पता क्या है, क्या क्लेम किए थे पार्टीज ने एक दूसरे के अगेंस्ट में, उसके बारे में ब्यौरा होता है। और उस क्लेम जो आपने क्लेम किए, जो आपने रिलीफ मांगी है, तो कोर्ट ने क्या ऑर्डर्स दिए हैं, क्या आपको रिलीफ ग्रांट करवाई है, वो सारी चीजें जो है आपकी क्या रहेंगे, डिक्री में समाहित रहेगी। और डिटर्मिनेशन ऑफ द सूट, डिटर्मिनेशन ऑफ द सूट मतलब जो भी आपने सूट फाइल किया था पार्टीज ने, तो उसका क्या अवधारण कोर्ट ने किया है, क्या डिसीजन दिया है, वो डिसीजन को बोलते हैं डिटर्मिनेशन, हिंदी में बोलते हैं अवधारण। तो जो भी सूट का निर्णय दिया है वो डिक्री में होता है, ठीक है। तो सब रूल 6 और ये सॉरी रूल 6 सब रूल 1 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे इसमें लिखा है द डिक्री शैल आल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट इंक्योर्ड इन द सूट एंड बाय whom or out of what property and in what property such costs are to be paid.
इनका मतलब है कि जो आपने वाद दायर किया है, जो सूट आपने फाइल किया है, तो भाई सूट फाइल करने में कुछ ना कुछ कॉस्ट लगता है, प्लेंट फाइल करते हैं, फिर कॉपी भिजवाते हैं, उसकी फीस लगाते हैं। तो जितने भी आपको खर्चे उपगत हुए, जितने भी खर्चे आपकी, जितनी भी रकम लग गई है, तो बाद में उपगत प्रश्नों की रकम भी और यह बात भी कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा, किस संपत्ति में से और किस अनुपात में संदर्भ किए जाने हैं डिक्री में कथित होंगे। तो डिक्री में ये चीज भी बताई होती है कि आपको जितने भी खर्चे आए हैं, आपको सूट फाइल करने में जितना भी आपका खर्चा हुआ है, तो वो जो अमाउंट है, वो अमाउंट मेंशन रहती है कि आपको कितने कॉस्ट लगा, किससे आपको वो कॉस्ट मिलेगी, किस प्रॉपर्टी से मिलेगी और किस प्रोपोर्शन में मिलेगी, कितना कॉस्ट मिलेगा, ये सारी बातें भी क्या होती है, डिक्री में लिखी होती है। आगे इसमें बताया गया है सब रूल 3 में, द कोर्ट में डायरेक्ट दैट द कॉस्ट पेबल टू वन पार्टी बाय द अदर shall be set off against any sum which is admitted or found to be due from the former to the later। इसमें ये कहा गया है कि न्यायालय जो है वो ये निर्देश दे सकता है कि एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार द्वारा देय खर्चे किसी ऐसी राशि के विरुद्ध मुजरा किए जाएं जिसके बारे में यह स्वीकार किया गया है या पाया गया है कि वह एक दूसरे को सोध्य है। सेट ऑफ या मुजरा, ये क्या होता है, सेट ऑफ या मुजरा का मतलब होता है कि जब एक पार्टी को दूसरी पार्टी से कुछ पैसे लेने हैं और दूसरी पार्टी को भी उस सामने वाली पार्टी से पैसे लेने हैं। जैसे मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, मैंने कभी अपने दोस्त को 1000 रुपए उधार दिए थे, दोस्त ने मुझे 5000 रुपए कभी उधार दिए थे। तो अब क्या है कि 1000 रुपए मैंने उसको दिए थे और उसने मुझे 5000 रुपए दिए थे। तो जब सेट ऑफ की बारी आएगी तो क्या होगा, वो एक 1000 रुपए कट हो जाएंगे, क्योंकि भाई 1000 तुमने उसको दिए थे, 5000 में से तुमको भी तो 1000 देने हैं, तो आपको कितने देना पड़ेंगे, सिर्फ 4000। तो ये जो प्रक्रिया होती है ना एक दूसरे से लेने वाली, तो इसको कहते हैं सेट ऑफ। क्या बोलते हैं हिंदी में, मुजरा या सेट ऑफ कराना। तो इसमें कहा है कि जब ऐसी कभी कंडीशन है कि जो दो पार्टीज के बीच में विवाद है और दोनों पार्टीज को एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेना है, तो कोर्ट क्या डायरेक्शन दे सकती है कि आप लोग आपस में सेट ऑफ कर लो, मतलब जो राशि आप लोगों की कॉमन है उसको हटा दो और फिर उसके बाद जितना जिसको देने का बन रहा है, जितने ड्यूज बन रहे हैं, वो आप एक दूसरे को दे दो। तो ये वाली बात इसमें कही गई है कि कोर्ट क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा दैट द कॉस्ट पेबल टू वन पार्टी बाय द अदर शैल बी सेट ऑफ। जो कॉस्ट जो ऊपर बताई गई कि कॉस्ट पेमेंट करना है, तो एक पार्टी को दूसरी पार्टी के लिए जो कॉस्ट देनी है उसमें क्या कर लो, सेट ऑफ कर लो कोई सम, अगर ऐसा कोई सम आप दोनों के बीच में है तो। बस इतनी सी बात बोली है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस रूल में क्या याद रखना है, रूल की हेडिंग याद रखना है। अगर आपसे पूछेंगे तो पूछेंगे कि कंटेंट ऑफ डिक्री, डिक्री की अंतर्वस्तु से संबंधित ऑर्डर कौन सा है, तो आपको याद रखना है ऑर्डर 20 रूल 6। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। दूसरा आपसे पूछते हैं कि डिक्री किसको फॉलो अप करके बनाई जाती है, तो डिक्री हमेशा फॉलो अप होती है जजमेंट से। तो ये याद रखना है कि डिक्री शैल बी एग्री विद द जजमेंट, डिक्री निर्णय के अनुरूप होगी, ये वाली लाइन याद रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। फिर डिक्री में क्या क्या हो सकता है, तो ये आपको बस ऑब्जेक्टिव में तो कभी नहीं पूछेंगे, ये फ्री में। हाँ, मेंस में अगर आपको लिखने को आए कभी डिक्री, तो फिर आप उसमें ये सब मेंशन करेंगे बातें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। 6 के बाद है 6A। 6A जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले तो 6A हेडिंग याद रखना है रूल की। वो पूछेंगे प्रिपरेशन ऑफ डिक्री, डिक्री तैयार करना कहाँ बताया गया है, ऑर्डर 20 रूल 6A। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा, इस रूल के अंतर्गत ये बताया गया है कि डिक्री कितने दिन में तैयार की जाएगी। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार कई स्टेट्स में जहां सीपीसी सब्जेक्ट है वहां पर ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एवरी एंडेवर शैल बी मेड टू एंश्योर दैट द डिक्री इज ड्रॉन अप एज एक्सपीडिटियसली एज पॉसिबल। पहली बात तो वो बोल रहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयास किया जाएगा कि डिक्री जहां तक संभव हो शीघ्रता से और किसी भी शीघ्रता से बनाई जाए। तो सबसे पहले तो ये न्यायालय को कोशिश करना है कि जितनी जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम डिक्री को बना दें, लेकिन मैक्सिमम टाइम लिमिट इन्होंने आपको देकर रखा कि मैक्सिमम कितने दिन में बना देना है। तो उन्होंने कहा है कि इन एनी केस विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। तो
किसी भी दशा में उस तारीख से 15 दिन के भीतर जिसको निर्णय सुनाया जाता है तैयार की जाएगी। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है, डिक्री आपको तैयार करनी है कितने दिन के अंतर्गत? 15 डेज के अंतर्गत, 15 दिनों के अंतर्गत। कब से? जिस तारीख को जजमेंट सुनाया है, जिस तारीख को न्यायालय ने निर्णय सुनाया है, तो निर्णय सुनाए जाने की तारीख से 15 दिन के अंदर आपको डिक्री तैयार कर देनी है। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। डिक्री कितने दिन के अंदर तैयार होगी? डिक्री 15 दिन के अंदर तैयार होगी। कब से? न्यायालय में निर्णय सुनाए जाने की तारीख से। फ्रॉम द डेट ऑन विच द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड विद इन 15 डेज। ठीक, ये आपको याद रखना है। और जजमेंट से रिलेटेड हमने कल ही पढ़ा है कि जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, तो वो भी याद रखना है। जजमेंट कितने दिन में सुनाया जाएगा? तो फाइनल हियरिंग होने की तारीख से विद इन 30 डेज में सुना देना है। पहले तो तुरंत सुनाना है, ध्यान रखना। पहला ऑप्शन को आपको क्या लगाना है कि एट वंस जजमेंट, जो निर्णय सुनाया जाता है, ऑर्डर 20 रूल 1 के अंतर्गत हमने कल पढ़ा है कि ऑर्डर हमेशा कैसे सुना दिया जाता है? तुरंत। जैसे ही फाइनल हियरिंग हुई, जिस तारीख को फाइनल हियरिंग है, तो फाइनल हियरिंग की या तो तुरंत या तुरंत नहीं सुना पाए किसी फर्दर डेट पे, तो वो फर्दर डेट किसी भी कंडीशन में फाइनल हियरिंग की तारीख से 30 दिन से ज्यादा की नहीं होगी। और आपको अगर उस 30 दिन में भी आप नहीं सुना पाए, कोई एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन आ गई, तो कितना टाइम पीरियड बताया था कल? 60 डेज। तो फिर आपको 60 डेज के अंदर जजमेंट सुनाना है। और फिर जजमेंट सुनाने की तारीख से, जिस तारीख को जजमेंट सुना दिया गया है, उस तारीख से 15 दिन के अंदर क्या हो जाएगा? डिक्री बन जाएगी। ऑर्डर 20 रूल 6A। ठीक, आगे देखिए अब क्या लिखा है। एन अपील में बी प्रेफर्ड अगेंस्ट द डिक्री without filling a copy of the decree, and in such a case the copy made available to the party by the court shall for the purposes of rule 1 of order 41 be treated as a decree। अब क्या होता है कि अपील फाइल करना होती है, तो जैसे डिक्री आ जाती है, अपील फाइल करना होती है। जजमेंट सुनाया, अपील फाइल करना। तो कभी कभी क्या होता है कि जब भी अपील हमें फाइल करना होती है, तो अपील में डिक्री की फोटो कॉपी, मतलब सर्टिफाइड कॉपीज जो होती है वो लगानी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डिक्री नहीं आ पाई और आपने अपील करना है, आपके पास डिक्री की कॉपी नहीं है, तो भी उन्होंने कहा है कि आप फिर भी अपील कर सकते हो। डिक्री की प्रति फाइल किए बिना डिक्री के विरुद्ध अपील की जा सकेगी। उन्होंने क्या कह दिया कि अगर आपने डिक्री की प्रति, यानी कि डिक्री की जो सर्टिफाइड कॉपी है आपके पास वो नहीं है, तो उसके बिना भी आप अपील फाइल कर सकते हो, की जा सकेगी। और किसी ऐसी दशा में न्यायालय द्वारा पक्षकार को उपलब्ध कराई गई प्रति आदेश 41 के नियम 1 प्रयोजन के लिए डिक्री मानी जाएगी। मतलब क्या हुआ था कि डिक्री बन नहीं पाई होगी, लेकिन फिर भी जजमेंट को देखते हुए एक कॉपी कैसे भी करके न्यायालय ने आपको उपलब्ध करा दी, तो आपको जो उपलब्ध कराई है कॉपी, आप उसके बेस पे अपील फाइल कर दोगे। ठीक है, ऑर्डर 41 नियम 1 के प्रयोजन के लिए जो उपलब्ध करा दी है न्यायालय ने आपको कॉपी, वो क्या मान लेंगे? उसको डिक्री मान लेंगे। किंतु जैसे ही डिक्री तैयार हो जाती है, निर्णय निष्पादन के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए डिक्री का प्रभाव नहीं रहेगा। क्या लिखा हुआ है? बट एज सून एज द डिक्री इज ड्रॉन the judgment shall cease to have the effect of a decree for the purposes of execution or for any other purposes। मतलब आपको अपील फाइल करना थी और अपील फाइल करने के लिए डिक्री की प्रति चाहिए होती है, लेकिन डिक्री जो है तैयार ही नहीं हो पाई थी, तो न्यायालय ने क्या किया? आपको जजमेंट की एक कॉपी अवेलेबल करा दी कि ये जजमेंट की कॉपी ले लो, इसके बेस पे आप अपील फाइल कर दो। तो जो जजमेंट की कॉपी है उसको ऑर्डर 41 रूल 1, मतलब अपील का प्रावधान है ये। ऑर्डर 41 रूल 1 क्या है? अपील बताती है। तो वहां पे जजमेंट की कॉपी को डिक्री मान लेंगे। लेकिन जैसे ही फिर, अब जरूरी तो नहीं है, उस टाइम पे डिक्री नहीं बन पाई थी, लेकिन आपने अपील फाइल करी और अपील फाइल करने के बाद 5 दिन बाद सपोज करो डिक्री बन गई आपकी। तो जैसे ही आपकी डिक्री बन जाएगी, तो जजमेंट की कॉपी जो आपने लगाई थी, जिसको डिक्री मान लिया गया था, अब उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर आप उस डिक्री की जो आपकी 5 दिन बाद बनकर आ गई है, उसकी कॉपी आपको ले जाकर के लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ रूल में क्या याद रखना है? एक रूल की हेडिंग की प्रिपरेशन ऑफ डिक्री संबंधित प्रावधान कहाँ दिया गया है, और 20 रूल 6A कितने दिन में तैयार करना पड़ती है डिक्री? तो जजमेंट के प्रोनाउंस होने की डेट से 15 दिन के अंदर। बस ये आपको याद रखना है इस रूल में। आगे बढ़ते हैं हम। रूल 7, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार बना हुआ है, ये भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन
आ चुका है एमपीएडीजी 2018 और एमपी सिविल जज 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डेट ऑफ डिक्री, द डिक्री शैल बियर द डेट the day on which the judgment was pronounced and when the judge has satisfied himself that the decree has been drawn up in accordance with the judgment he shall sign the decree। इसमें लिखा है कि डिक्री में उस दिन की तारीख होगी जिस दिन निर्णय सुनाया गया था और न्यायाधीश अपना समाधान कर लेने पर कि डिक्री निर्णय के अनुसार तैयार की गई है डिक्री पर हस्ताक्षर करेगा। तो डिक्री क्या पढ़ा हमने कि डिक्री कितने दिन में तैयार होती है? जजमेंट प्रोनाउंस होने की तारीख से 15 दिन में। मतलब हो सकता है कि जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है आज और डिक्री बनी है 10 दिन बाद, लेकिन फिर भी डिक्री पे जो डेट होगी वो डेट नहीं होगी जिस तारीख को डिक्री बनी। मतलब 1 तारीख को जजमेंट प्रोनाउंस हुआ और 10 तारीख को डिक्री बनी, तो डिक्री पे जो डेट होगी वो 10 तारीख नहीं होगी, वो कौन सी होगी? 1 होगी। क्यों? क्योंकि इस रूल में लिखा है कि डिक्री में डेट कौन सी मानी जाएगी? जिस तारीख को जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है। तो अगर जजमेंट 1 तारीख को प्रोनाउंस हुआ है और डिक्री 10 तारीख को बनी है तो डिक्री पे 1 तारीख की डेट डाली जाएगी। ठीक है। और जज सेटिस्फाइड है, अगर उसको लग रहा है कि जजमेंट के अनुरूप ही पूरी डिक्री बनाई गई है तो वो उस पर अपने साइन कर देगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो डेट का बनता है कि जजमेंट पे डिक्री पे कौन सी डेट होती है? तो डिक्री पे जो जजमेंट प्रोनाउंस जिस तारीख को किया गया है वो वाली डेट होती है। ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। रूल 8, प्रोसीजर वेयर जज हैज वैकेटेड ऑफिस बिफोर साइनिंग डिक्री। जहां न्यायाधीश ने डिक्री पर हस्ताक्षर से पूर्व अपना पद रिक्त कर दिया है वहां प्रक्रिया। अब भाई जिस जज साहब ने डिक्री तैयार की थी, डिक्री पर हस्ताक्षर भी कर दिया और उसके बाद उनका हो गया है ट्रांसफर, तो अब क्या किया जाएगा? तो वेयर अ जज हैज वैकेटेड ऑफिस आफ्टर प्रोनाउंसिंग जजमेंट, जजमेंट प्रोनाउंस करने के बाद एंड विदाउट साइनिंग द डिक्री, डिक्री पे साइन नहीं कर पाए। मतलब जजमेंट उन्होंने दे दिया और जजमेंट देने के बाद डिक्री तैयार होनी थी, डिक्री तैयार भी हो गई लेकिन साइन नहीं कर पाए। साइन करने से पहले या तो उनकी मृत्यु हो गई या तो उनका ट्रांसफर हो गया या वो अनेबल हो गया, किसी भी तरीके से क्या हो गया, उनका ऑफिस जो है रिक्त हो गया, वैकेट हो गया। तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा है कि a decree drawn up in accordance with such judgment may be signed by his successor or if the court has ceased to exist by the judge of any court to which such court was subordinate। तो इन्होंने कहा है कि भाई जो जज साहब थे जिन्होंने जजमेंट लिखा था और डिक्री पे साइन नहीं कर पाए, उनका पद रिक्त हो गया, तो जो भी उनकी जगह पे नए जज आएंगे वो मतलब उत्तरवर्ती जो भी उनकी जगह पे नए जज आएंगे वो डिक्री पे साइन कर देंगे। और अगर कंडीशन ऐसी हो गई कि वो न्यायालय का अस्तित्व ही समाप्त हो गया, भाई कुछ ऐसी कंडीशन हो गई कि न्यायालय का अस्तित्व समाप्त हो गया, तब क्या होगा? तो अगर न्यायालय ही नहीं बचा जिस कोर्ट ने वो डिक्री जजमेंट पारित किया था और साइन नहीं कर पाए और वो कोर्ट खत्म हो गया, तो फिर वो कोर्ट जिस भी सुपीरियर कोर्ट के अंडर में आ रहा था तो उस सुपीरियर कोर्ट का न्यायाधीश जो रहेगा वो हस्ताक्षर उस पर कर देगा। ऐसे किसी न्यायालय का न्यायाधीश जिसकी अधीनस्थ ऐसा न्यायालय था हस्ताक्षर करेगा। सपोज करिए कि हमारा एमपी का हाई कोर्ट है। अब एमपी के हाई कोर्ट के अंतर्गत इतने सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई जजमेंट दिया और डिस्ट्रिक्ट जज जजमेंट देने के बाद क्या हुआ कि कुछ भी कारण से उनका ऑफिस वैकेट हो गया, उन्होंने साइन नहीं कर पाया। अब कुछ समय बाद वो न्यायालय भी खत्म हो गया, तो कौन साइन कर देगा? तो फिर हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके अंदर आता है? हाई कोर्ट के, या उसके ऊपर एडीजी के या कोई भी है, तो हाई कोर्ट के जो जज रहेंगे वो उस पर साइन कर देंगे, लेकिन वो निर्णय आपका बरकरार रहेगा। मतलब इस कारण से आपका जो जजमेंट दिया था वो फेल नहीं माना जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, बस आपको समझाने के लिए समझा दिया। अब रूल 8 के बाद जितने भी रूल्स हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इनकी हेडिंग्स याद रखनी है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव प्री में पूछा जाएगा और अगर हम एमपीएडीपीओ के बिहाफ, सॉरी एमपीएडीपीओ में तो सीपीसी है ही नहीं, सिविल जज की बात करें तो सिविल जज में अगर सीपीसी में पूछेंगे आगे तो आपको क्या करना है? सिर्फ हेडिंग याद करनी है। ऑर्डर 20 रूल 9 में क्या बताया गया है? ऑर्डर 20 रूल 9 में बताया गया है डिक्री फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें बताया गया है कि स्थावर जो संपत्ति है उसकी रिकवरी के लिए, प्रत्युद्धरण के लिए आपने वाद दायर किया था तो क्या प्रोसीजर होगा? ऑर्डर 20 रूल 9 में बताया है। फिर 10 में बताया डिक्री फॉर डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति के परिधान के लिए डिक्री का प्रावधान, ऑर्डर 20 रूल 10।
फिर डिक्री में डायरेक्ट पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, मतलब जो डिक्री में जब मनी की डिक्री होती है ना, पैसे के लिए जो डिक्री पास की जाती है, तो उसमें पार्टीज इंसिस्ट करती हैं कि सर इंस्टॉलमेंट का डायरेक्शन दे दीजिए, कि मतलब एक मुश्त राशि नहीं दे पा रहे हैं, तो पार्टी जो है एप्लीकेशन देंगी कि सर हम एक मुश्त नहीं दे सकते हैं, किस्तों में दे सकते हैं। तो ऑर्डर 20 रूल 11 बताता है कि भाई ठीक है, एक मुश्त पेमेंट मत करो, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दो। तो सिर्फ आपको इन ऑर्डर्स की हेडिंग याद रखनी है, कुछ भी अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आप चाहें अपने नॉलेज के लिए तो सिर्फ एक बार रीडिंग कर सकते हैं, रीडिंग करेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ भी उसमें टफ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें दी हैं, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ लेना बाद में। आगे बढ़ते हैं। 12 इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुकी है। 12 से क्वेश्चन बना है एमपीएडीजे 2018 में, और एमपीसीजे 2017 में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है डिक्री फॉर पोजेशन एंड मैसने प्रॉफिट, कब्जा और अंतःकालीन लाभों के लिए डिक्री। तो इसमें कहा है कि वेयर अ सूट इज फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड फॉर रेंट और मैसने प्रॉफिट, मतलब जो आपका वाद था, जो आपने सूट फाइल किया था, वो किस चीज के लिए किया था? एक तो आपने या तो रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए किया था, कि आपको किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन चाहिए था, उसके लिए था। रेंट मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका किराया वगैरह के लिए आपने सूट फाइल किया था कि भाई किराया नहीं आ रहा है। मैसने प्रॉफिट अंतःकालीन लाभ, ये हम पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। कहाँ पर? सेक्शन डेफिनेशन क्लॉज में, सेक्शन 2 क्लॉज 12, 212 में मैसने प्रॉफिट अंतःकालीन लाभ को डिफाइंड किया गया है। आप लोगों को अगर वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाना सीपीसीसी यूट्यूब के चैनल पे, वहां से आप देख लेना इसके लिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अभी जब ये वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको लिंक दे दूंगी इसकी। चलिए, तो मैसने प्रॉफिट और पोजेशन के लिए या रेंट के लिए आपने सूट फाइल किया है, तो जो आपका न्यायालय है, द कोर्ट में पास अ डिक्री, तो डिक्री में वो क्या क्या पास करेगी? फॉर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, फॉर द रेंट which have accrued on the property during the period prior to the institution of the suit or directing an inquiry as to such rent for the मैसने profit or directing an inquiry as to such मैसने profit। पहले ये 3 पॉइंट समझ लीजिए। इसमें वो एक मिनट में हिंदी में शेयर कर दूं ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कब्जा और अंतःकालीन लाभों के लिए डिक्री। तो जहां वाद स्थावर संपत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण करने और भाटक या अंतःकालीन लाभों के लिए है, वह न्यायालय ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा जो संपत्ति के कब्जे के लिए हो। मतलब आपको डिक्री किस चीज के लिए मिली है? आपने संपत्ति के कब्जे के लिए की थी, तो आपको डिक्री में संपत्ति का कब्जा दिलाया जाएगा। पहला पॉइंट, संपत्ति के कब्जे के लिए, फॉर द पोजेशन ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा, ऐसे भाटक, भाटक मतलब किराया, रेंट, ऐसे भाटकों के लिए हो जो वाद के संस्थित किए जाने के पूर्व की किसी अवधि में संपत्ति पर क्रोधभूत हुए हो, या ऐसे भाटक के बारे में जांच करने का निर्देश देगा। मतलब जिस तारीख को आपने सूट फाइल किया है रेंट के रिकवरी के लिए, कि मुझे किरायादार जो है वो इस टाइम से इस टाइम पीरियड के लिए किराया नहीं दे रहा है, और आपने सूट फाइल किया किराएदार के रेंट वसूल करने के लिए, तो इन्होंने कहा है कि जिस तारीख को आपने सूट फाइल किया है उस तारीख से पहले तक का जितना भी रेंट आपको लेना है, जो आपको ड्यू है, उसके लिए आपको ऑर्डर देगा कोर्ट। जैसे आपने सपोज करिए अभी 2020 चल रहा है, आपका किराएदार 5 साल से रह रहा था आपके यहाँ, आपने सूट फाइल किया 2020 जनवरी में, तो आपको 2015 से 2020 तक का ड्यू है। तो न्यायालय क्या बोलेगी? 2015 से 2019 दिसंबर तक का जितना भी आपका रेंट है उसके लिए आपको आदेश देगी। ये इसकी वर्डिंग है। अब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे भाटक के लिए हो जो वाद के संस्थित किए जाने के पूर्व की किसी अवधि से संबंध अवधि में संपत्ति पर क्रोधभूत हुआ, मतलब जिस डेट को आपने सूट फाइल किया है उस डेट से पहले जितना रेंट आपको क्रोधभूत मतलब उत्पन्न हुआ, जितना लेना है, उसके लिए ऑर्डर कर देगी। या फिर क्या करेगी? ऐसे भाटक के बारे में जांच करने का निर्देश देगी। या फिर कोर्ट अगर सेटिस्फाइड नहीं है पार्टीज के आर्गुमेंट से, तो कोर्ट अपनी साइड से कोई इंक्वायरी करवाएगी कि पता करो इनका कितने टाइम का जो है रेंट
पेमेंट इनको देना है, ड्यू है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वाद के संचित किए जाने से लेकर, सॉरी, अंतःकालीन लाभों के लिए हो या ऐसे अंतःकालीन लाभों के बारे में जांच करने का आदेश देगी। अब मैथ ने प्रॉफिट आपको जो ड्यू थे तो मैथ ने प्रॉफिट का ऑर्डर देगी या मैथ ने प्रॉफिट के लिए इंक्वायरी करवाएगी। पहले इंक्वायरी करो मैथ ने प्रॉफिट है या नहीं। अब ये मैथ ने प्रॉफिट क्या होता है इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख लेना। अब आगे देखते हैं वाद के संचित किए जाने से लेकर निम्नलिखित में से, अर्थात अब जिस तारीख को आपने सूट फाइल किया है तब से लेकर कहां तक, ये देखिए ये 2 पॉइंट्स तक, डिक्रीदार को कब्जा का परिधान करने तक। सेकंड, डिक्रीदार को न्यायालय की मार्फत सूचना सहित निर्णीत ऋणी द्वारा कब्जे का त्याग अथवा डिक्री की तारीख से 3 वर्षों की समाप्ति। इनमें से जो कोई घटना पहले घटित हो या उस तक के भातक या अंतःकालीन लाभों के संबंध में अंतिम डिक्री ऐसी जांच के परिणाम के अनुसार पारित की जाएगी। ठीक है, तो वाद के संचित किए जाने से लेकर, एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको, लास्ट वाले पॉइंट को। लास्ट वाला पॉइंट कह रहा है कि जो कोर्ट है वो डिक्री पारित कर रहा है, वो डिक्री क्या पारित कर रहा है, वो ये डायरेक्शन दे रहा है, वो डायरेक्शन दे रहा है इंक्वायरी करने के लिए। जो ऊपर अपन ने इंक्वायरी पढ़ी है ना कि रेंट की इंक्वायरी करो, मैथ ने प्रॉफिट की इंक्वायरी करो फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। कब तक इंक्वायरी, कब तक, कितने पीरियड की करनी है, अंटिल द डिलीवरी ऑफ द पोजेशन ऑफ द डिक्री होल्डर। जिस तारीख को सूट फाइल किया है तब से लेकर के डिक्री होल्डर को पोजेशन देने तक के बीच में कितना पैसा बन रहा है उसके लिए ऑर्डर करेगा। ठीक है, फिर द रेलिंक्विशमेंट ऑफ पोजेशन बाय द डेप्टर होल्डर, जो जिसके विरुद्ध निर्णय आया है उसने फिर पोजेशन छोड़ा होगा, तो उसने पोजेशन छोड़ा तो सूट इंस्टीट्यूट करने की तारीख से पोजेशन छोड़ने तक का जो टाइम पीरियड है उतने टाइम पीरियड के लिए इंक्वायरी करने के निर्देश देगा डिक्री में, ऑर्डर में। ठीक है, फिर विथ नोटिस टू द डिक्री होल्डर थ्रू द कोर्ट और द एक्सपायरेशन ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री। डिक्री की तारीख से 3 वर्ष समाप्त हो जाएंगे, उसके बीच में भी इंक्वायरी करने का डायरेक्शन जो है कोर्ट देगा, अपनी डिक्री में ही देगा, विच एवर फर्स्ट ऑकर, जो भी इन 3 घटनाओं में से पहले ऑकर हो जाए। ठीक है, अगर आपको ये और क्लियर से समझ में नहीं आई होगी तो मैं बाद में आपको इसको और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। तो जो थर्ड वाला पॉइंट है इसमें बस वो सिर्फ ये कह रहा है कि डिक्री में जब भी डिक्री पारित करेगा कोर्ट पोजेशन के लिए, मैथ ने प्रॉफिट के लिए और रेंट के लिए, तो सी वाले पॉइंट में जो लास्ट वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट में कोर्ट क्या कर रहा है, डायरेक्शन देगा, डिक्री में एक डायरेक्शन देगा। उस डायरेक्शन में क्या क्या देगा कि जिस तारीख से सूट फाइल किया था उस तारीख से डिक्री के डिक्रीदार जो डिक्री होल्डर है उसको कब्जा देने तक की तारीख के लिए इंक्वायरी करवाएगा। फिर सेकंड पॉइंट में जो डिक्री होल्डर है उसको न्यायालय की मार्फत सूचना सहित निर्णीत ऋणी द्वारा कब्जा का त्याग किया गया है उसकी इंक्वायरी करवाएगा। और डिक्री की तारीख से 3 वर्षों की समाप्ति, इन तीनों में से जो भी पहले घटना हो जाए उसकी इंक्वायरी करवा रहा है, सी वाले पॉइंट में उसका ऑर्डर दे रहा है डिक्री में। ठीक है, चलिए इस वाले रूल से आपको क्या याद रखना है, इस वाले रूल से जो आपको क्वेश्चन बनेगा वो मात्र सिर्फ हेडिंग से बनेगा, इसलिए बिल्कुल भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि डिक्री फॉर पोजेशन एंड मैथ ने प्रॉफिट का प्रावधान कहाँ दिया गया है, ऑर्डर 20 रूल 12, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। आप अंदर भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेंस में अगर आएगा तो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज प्री के लिए आप टेंशन फ्री है, प्री में आपको सिर्फ इसकी हेडिंग याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब 12A, डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति के विक्रय या पट्टे की संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए डिक्री। तो सिर्फ हेडिंग याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं रखना है, यहाँ से अभी आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं बना है, ये सारी हेडिंग्स याद रखनी है, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। 13 में डिक्री इन एडमिनिस्ट्रेटिव सूट, प्रशासन वाद में डिक्री, आपसे पूछेंगे कहाँ दिया गया है प्रावधान, ऑर्डर 20 रूल 13। फिर ऑर्डर 20 रूल 14 में डिक्री इन प्रीएम्प्शन सूट, सुफा के दावे में डिक्री, ये पूछा जाता है, हेडिंग पूछी जाती है, तो थोड़ा सा हेडिंग याद रखना है कि प्रीएम्प्शन सूट से रिलेटेड डिक्री का प्रावधान कहाँ दिया है, तो ऑर्डर 20 रूल 14 में दिया हुआ है।
अब इसके बाद जो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है 15, डिक्री इन सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, भागीदारी के विघटन के लिए वाद में डिक्री। तो इसमें कहा है कि जब हमने पार्टीशन के लिए कोई सूट फाइल किया है तो डिक्री कैसे पारित होगी। तो वेयर अ सूट इज फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और द टेकिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, द कोर्ट बिफोर पासिंग अ फाइनल डिक्री में पास अ प्रिलिमिनरी डिक्री। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये याद रखना है कि प्रिलिमिनरी डिक्री, प्रारंभिक डिक्री हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक डिक्री जो है वो कुछ स्पेसिफिक मैटर्स में ही एप्लीकेबल होती है। तो वो एक मैटर ये है, कभी भी जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, भागीदारी के विघटन से संबंधित जो वाद होते हैं उनमें प्रिलिमिनरी डिक्री पारित की जाती है। तो यहाँ पर भी यही बताया है कि जहां तक वाद भागीदारी के विघटन के लिए या भागीदारी के लेखाओं के लिए जाने के लिए या वहां न्यायालय अंतिम डिक्री देने से पूर्व ऐसी प्रारंभिक डिक्री पारित कर सकेगा जिसमें पक्षकारों के आनुपातिक अंश घोषित होंगे। तो मतलब जब भी पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के लिए सूट फाइल किया गया है, भागीदारी के विघटन के लिए वाद फाइल किया गया है, तो कभी भी जो न्यायालय है वो डायरेक्ट फाइनल ऑर्डर कभी भी पारित नहीं करेगा, पहले वो प्रारंभिक डिक्री पारित करेगा, प्रिलिमिनरी डिक्री पारित करेगा और उस प्रिलिमिनरी डिक्री में क्या बता देगा, प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स ऑफ द पार्टी, कि किस पार्टी को कितना अंश मिलना है, ये पहले वो क्लियरिफाई कर देगा। ठीक है, तो भागीदारी के विघटन के बाद में कभी भी डिक्री पारित होगी तो फाइनल डिक्री पारित नहीं होगी, प्रिलिमिनरी डिक्री पारित होगी। और प्रिलिमिनरी डिक्री में क्या बताया जाएगा कि जितने भी जो प्रोपोर्शन है शेयर्स के पार्टी की, किसको कितना प्रोपोर्शन मिलना है, ये चीज बताई जाएगी प्रारंभिक डिक्री में कि किस पार्टनर को कितना अंश आनुपातिक मिलना है। आगे, फिक्सिंग द डे ऑन विच द पार्टनरशिप शैल स्टैंड डिसॉल्व, और इस प्रिलिमिनरी डिक्री में ही वो आगे की फर्दर डेट फिक्स कर देंगे, वो बता देंगे प्रिलिमिनरी डिक्री में कि किस डेट को आपकी भागीदारी का विघटन किया जाएगा। और बी डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड डायरेक्टिंग सच अकाउंट्स टू बी टेकन एंड अदर एक्ट्स टू बी डन एज इट थिंग्स फिट। वह दिन नियत होगा जिसको भागीदारी विघटित हो जाएगी या विघटित हुई समझी जाएगी और ऐसे लेखाओं के लिए किए जाने का और अन्य ऐसे कार्य के जो वह ठीक समझे किए जाने का निर्देश देगा। ठीक है, तो ये याद रखना है इसमें। तो भागीदारी के विघटन के लिए फाइनल डिक्री पारित होती है, पहले प्रिलिमिनरी डिक्री पारित होती है जिसमें प्रोपोर्शंस ऑफ शेयर पार्टीज के बता दिए जाते हैं और किस तारीख को आपकी भागीदारी विघटित होगी, किस तारीख को पार्टनरशिप आपकी डिसॉल्व होगी, उसकी डेट बता दी जाती है। बस ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसका रूल याद रखना है कि ऑर्डर 20 रूल 15 में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए डिक्री की बात बताई गई है और प्रिलिमिनरी डिक्री में पहले पारित होती है। ऑर्डर 18 ये इंपॉर्टेंट है, ये एमपीसीजे 2017 और एमपी एडीजे 2018 में ये भी आया था। 18 वाला 18 में दिया है डिक्री इन सूट फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी और सेपरेट पोजेशन ऑफ शेयर देयरिंग, संपत्ति के विभाजन के लिए या उनमें के अंश पर पृथक कब्जे के लिए वाद में डिक्री। मतलब हमने जो प्रॉपर्टी होती है उसके पार्टीशन के लिए सूट फाइल किया था या सेपरेट पोजेशन के लिए सूट फाइल किया था कि भाई हमारे घर में बहुत सारा बड़ा मकान है तो हमने कहा भाई इतना जो पोर्शन है उस पर हमें पृथक कब्जा चाहिए। ठीक है, तो पृथक कब्जे के लिए, क्योंकि हो सकता है भाई घर परिवार में बहुत सारे मेंबर्स हो, 3 मेंबर्स को अलग नहीं होना है लेकिन सिर्फ एक को होना है, तो एक कह रहा है कि मुझे पृथक कब्जा चाहिए तो उस एक ने कर दिया फाइल सूट। या फिर पार्टीशन के लिए, सभी बोल रहे हैं सबको पार्टीशन चाहिए, तो सूट मतलब प्रॉपर्टी के पार्टीशन के लिए या फिर पृथक कब्जा करने के लिए सूट फाइल किया है, तब डिक्री में क्या क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेयर द कोर्ट पास्ड अ डिक्री फॉर द पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी और फॉर द सेपरेट पोजेशन ऑफ अ शेयर देयरिंग, जब न्यायालय ने संपत्ति के विभाजन के लिए या उसमें के अंश पर पृथक कब्जे के लिए डिक्री पारित करता है तब। If and in so far as the decree relates to an estate assessed to the payment of revenue to the government, यदि और जहां तक ऐसी डिक्री ऐसी संपत्ति से संबंधित है जिस पर सरकार को संदेह राजस्व निर्धारित है,
मतलब जो प्रॉपर्टी है, जो स्टेट में, यहाँ स्टेट वर्ड यूज है, स्टेट मीन्स प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी है आपकी, जिसके पार्टीशन के लिए आपने सूट फाइल किया है, वो प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी है? वो प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसपे आप गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करते हैं। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो राजस्व वाली है, जिस पर राजस्व पे किया जाता है। The decree shall declare the rights of the several parties interested in the properties। तो फिर डिक्री संपत्ति में हितबद्ध विभिन्न पक्षकारों के अधिकारों की घोषणा करेगी। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि डिक्री जो आपकी है वो ऐसी संपत्ति के पार्टीशन के लिए है जिस संपत्ति पे राज्य सरकार द्वारा रेवेन्यू असेस्ड होता है। जो आपकी प्रॉपर्टी जिसके पार्टीशन के लिए आपने सूट फाइल किया है वो कैसी है? जिसमें आप रेवेन्यू पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को। तो ऐसी डिक्री में सबसे पहले तो न्यायालय पार्टीज के राइट्स को डिक्लेयर कर देगा कि उस प्रॉपर्टी पे क्या क्या अधिकार है किस किस पार्टी का। ठीक है, तो ध्यान रखना है, विभिन्न पक्षकारों के अधिकारों की घोषणा करेगी। तो पहले तो डिक्री क्या कर देगी? विभिन्न पक्षकारों के अधिकारों की घोषणा कर देगी। दूसरी चीज, अब जो पार्टीशन की बात है, पार्टीशन करने के लिए आपने डिक्री लगाई है, तो जो पार्टीशन है वो कोर्ट नहीं करेगा, वो कौन करेगा? न्यायालय डायरेक्शन देगा कलेक्टर को कि कलेक्टर आपकी उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन करवाए। सेक्शन 54 के अंतर्गत, सीपीसी की सेक्शन 54 में बताया गया है कि कलेक्टर जो होता है वो ऐसी प्रॉपर्टी का पार्टीशन करवाता है जिस प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट को रेवेन्यू पेड किया जाता है। तो यहाँ पर भी ये चीज बताई गई है कि जब हम न्यायालय में सूट फाइल करते हैं प्रॉपर्टी के पार्टीशन के लिए और सेपरेट पोजीशन के लिए, और वो प्रॉपर्टी यदि रेवेन्यू पेमेंट करने वाली है, तो फिर न्यायालय अपनी डिक्री में सिर्फ पार्टीज के राइट्स की डिक्लेरेशन कर देता है, सिर्फ पार्टीज के अधिकारों को घोषित कर देता है, लेकिन जो पार्टीशन का ऑर्डर है वो देता है कलेक्टर को। बट शैल डायरेक्ट सच पार्टीशन और सेपरेशन टू बी मेड बाय द कलेक्टर और एनी गजेटेड सबऑर्डिनेट ऑफ द कलेक्टर, या तो कलेक्टर को या कलेक्टर के अधीनस्थ कोई गजेटेड ऑफिसर है तो उसको। अब कलेक्टर के अंतर्गत गजेटेड ऑफिसर जितने हम लैंड रेवेन्यू कोर्ट में पढ़ते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स, वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, डेप्यूटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ इन अकॉर्डेंस विद सच डिक्लेरेशन एंड विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54। तो आपको यहीं पे कोरिलेट कर देनी है सेक्शन 54 ऑफ सीपीसी। यदि और जहां तक डिक्री ऐसी संपत्ति से संबंधित है जिस पर सरकार को संदेह राजस्व निर्धारित है, तो वहां तक डिक्री संपत्ति में हितबद्ध विभिन्न पक्षकारों के अधिकारों की घोषणा करेगी, किंतु वह यह निर्देश देगी कि ऐसा विभाजन या पृथक्करण ऐसी घोषणा और सेक्शन 54 के उपबंधों के अनुसार कलेक्टर द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्रतिनियुक्त उसके किसी ऐसे अधीनस्थ द्वारा किया जाए जो राजपत्रित हो। तो ध्यान रखना, कभी भी प्रॉपर्टी के पार्टीशन के लिए सूट फाइल किया है या सेपरेट पोजीशन के लिए सूट फाइल किया है, तो जो न्यायालय है जो डिक्री पारित करेगा वो सिर्फ पार्टीज के राइट्स को डिक्लेयर करेगा, और पार्टीशन के लिए वो डायरेक्शन देगा किसको? कलेक्टर को, कि आप जो है पार्टीशन करो, या कलेक्टर के सबऑर्डिनेट किसी गजेटेड ऑफिसर को, जो कि सेक्शन 54 ऑफ सीपीसी में बताया गया है। ठीक है, ये प्रावधान किसके लिए? सिर्फ उस प्रॉपर्टी के लिए है जो प्रॉपर्टी पे रेवेन्यू असेस्ड है। अब नीचे वाला क्लॉज पढ़ेंगे। नीचे वाले क्लॉज में बात की गई है अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब नॉर्मल संपत्ति जिस पे रेवेन्यू नहीं देना है आपको गवर्नमेंट पे, उसके पार्टीशन के लिए सूट फाइल किया तो क्या होगा? तो लिखा है इफ एंड इन सो फॉर एज सच डिक्री रिलेट्स टू एनी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जिस पर रेवेन्यू नहीं देना है हमें, और टू मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर कोई जंगम संपत्ति, स्थावर संपत्ति नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। द कोर्ट में if the partition or separation cannot be conveniently made without further inquiry, तो यदि ऐसी संपत्ति के पार्टीशन के लिए आपने सूट फाइल किया है जिस पर रेवेन्यू पेमेंट नहीं करना है गवर्नमेंट को, या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी के पार्टीशन के लिए, कोई जंगम संपत्ति है आप कह रहे हो उसका विभाजन करना है हमें, उसके लिए आपने सूट फाइल किया है, और जो सेपरेशन करवाना है, तो इसमें क्या कहा है कि अब जो प्रॉपर्टी है चाहे मूवेबल या इमूवेबल, तो अगर उसका सेपरेशन बिना इंक्वायरी करवाए
सुविधा पूर्वक नहीं कराया जा सकता है, तो फिर ऐसे मैटर में जो कोर्ट है वो क्या करेगी, फाइनल डिक्री पारित नहीं करेगी, पहले प्रिलिमिनरी डिक्री पारित कर देगी। ठीक है, यदि सेपरेशन कन्वीनियंटली सुविधा पूर्वक नहीं किया जा सकता है तो फिर जो कोर्ट है वो पास कर देगी प्रिलिमिनरी डिक्री डिक्लेयरिंग द राइट्स ऑफ द सेवरल पार्टीज इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी। जितने भी पार्टीज उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं उन पार्टीज के राइट्स की घोषणा करते हुए एक प्रिलिमिनरी डिक्री पारित कर देगी। उस प्रिलिमिनरी डिक्री में उन इंटरेस्टेड पार्टीज के राइट्स को डिक्लेयर कर दिया जाएगा एंड गिविंग सच फर्दर डायरेक्शन एज मे बी रिक्वायर्ड, और ऐसे फर्दर डायरेक्शंस दे देगा जो जरूरत हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस रूल में ऑर्डर 20 रूल 18 बात करता है पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी की, सेपरेट पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल किया है। तो यहाँ पे दो टाइप की प्रॉपर्टीज की बात हुई है और दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज के लिए रूल्स अलग अलग है। अगर प्रॉपर्टी ऐसी है जिस पर रेवेन्यू देना है तो फिर डिक्री में न्यायालय सिर्फ पार्टीज के राइट्स को डिक्लेयर कर देता है और पार्टीशन के लिए कलेक्टर को आदेश देता है या कलेक्टर के अधीनस्थ जो गजेटेड ऑफिसर है उसको आदेश देता है। लेकिन यदि प्रॉपर्टी ऐसी है जिसपे गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे नहीं करते हैं, नॉर्मल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी जंगम संपत्ति, उसका पार्टीशन है और पार्टीशन बिना इंक्वायरी के सुविधा पूर्वक नहीं हो सकता है, तो पहले प्रिलिमिनरी डिक्री पारित की जाएगी और उस प्रिलिमिनरी डिक्री में जो इंटरेस्टेड पार्टीज है उनके राइट्स, उनके अधिकारों को डिक्लेयर, उनके अधिकारों के लिए घोषणा कर दी जाएगी प्रिलिमिनरी डिक्री में, प्रारंभिक डिक्री में, और उसके बाद जो भी उनको अदर इंक्वायरी कोई अदर जरूरतें हैं तो उसके हिसाब से और दूसरे ऑर्डर्स उन्हें पारित कर दिए जाएंगे। ये इसमें बताया गया है। अब इसके बाद इस ऑर्डर में ऑर्डर 20 में लास्ट रूल पढ़ेंगे हम डायरेक्ट 20, 19 इंपॉर्टेंट नहीं है, 19 हम छोड़ देंगे। ऑर्डर 20 रूल 20, सबसे अच्छी याद रखने वाली बात इसमें ये है कि ऑर्डर भी 20 है और इसमें रूल भी 20 है। तो इसमें टोटल रूल कितने हैं, 20 रूल से याद रखना है। रूल 20 जो लास्ट रूल है इस ऑर्डर का बात करता है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ जजमेंट एंड डिक्री टू बी फर्निश्ड, निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रतियों का दिया जाना। क्या लिखा है इसमें, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द जजमेंट एंड डिक्री शैल बी फर्निश्ड टू द पार्टीज ऑन एप्लीकेशन टू द कोर्ट एंड एट देयर एक्सपेंसेस। निर्णय और डिक्री की प्रमाणित प्रतियां पक्षकारों को न्यायालय से आवेदन करने पर और उनके खर्चे पर दी जाएंगी। तो जब पार्टीज कोर्ट को एप्लीकेशन देंगे तब उनको सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड की जाएगी, जजमेंट की भी और डिक्री की भी, और उसके लिए उनको कुछ चार्जेस, कुछ फीस होती है वो पेमेंट करना होते हैं। तो ये बताया, तो इसके साथ आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे ऑर्डर 20 रूल 6B जो हमने कल जजमेंट के लिए पढ़ा था कि जजमेंट की कॉपी चाहिए तो कैसे चाहिए है, तो जजमेंट की कॉपी कब मिलेगी, तो जैसे जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया जाता है तो जजमेंट के प्रोनाउंसमेंट के बाद, निर्णय सुनाए जाने के तुरंत बाद जजमेंट की कॉपी दे दी जाती है। कब दे दी जाती है, जब फीस पेमेंट कर दी जाती है। तो वहां पे नॉर्मल कॉपी की बात है और यहाँ पर सर्टिफाइड कॉपी की बात है। तो नॉर्मल कॉपी और सर्टिफाइड कॉपी में क्या अंतर होता है, नॉर्मल कॉपी मतलब किसी भी चीज की फोटोकॉपी करवा के दे दी, सर्टिफाइड कॉपीज में जिसमें कोर्ट की सील लगी हो, है ना, तो एक फोटो कॉपी करवा करके और उसमें कोर्ट की सील लग जाती है तो वो कहलाती है सर्टिफाइड कॉपी। तो सर्टिफाइड कॉपी का प्रावधान ऑर्डर 20 रूल 20 में दिया है। क्लियर, तो ये हो गया आज हमारा ऑर्डर 20 कंप्लीट पूरा। अब यहाँ इतने में आपको कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई हो तो। रूल 12 का मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं, रूल 12 में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ उसकी हेडिंग याद रखनी है रूल 12 की कि डिक्री फॉर पोजेशन एंड मैच में प्रॉफिट कहाँ दिया गया है, बस। अंदर ज्यादा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बुक में से जब आप डिटेल पढ़ेंगे सिंपल लैंग्वेज में तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अब आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए। ज्योति समझ में आ गया? यस मैम। काजल समझ में आया बेटा? मैम यस मैम। पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन बता दीजिए ना। कौन सा वाला? पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। रूल बताओ
कौन सा पूछ रही हूँ मैं, क्वेश्चन नहीं समझ पा रही आपका। 1 मिनट। जब तक कोई और पूछ लो, कुछ पूछना हो तो। मैम पूछना था, ये अपील जजमेंट के अगेंस्ट हम लोग करते हैं या फिर डिक्री के अगेंस्ट करते हैं? डिग्री के अगेंस्ट। तो मैम डिक्री तो ये फाइनल डिसीजन है, तो उसके अगेंस्ट करेंगे तो फिर ये रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं हो जाएगा कि सेम मैटर सेम पर्सन एक ही एप्लीकेबल होता है, मतलब कि अगर फिर से फाइल कर, जब सेम मैटर पे, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, सेम पार्टीज के बीच में ऑलरेडी कोई डिसीजन आ चुका है और फिर से उन्हीं पार्टीज ने उसी मैटर पे फिर से सूट फाइल कर दिया, तब रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होता है। तो मैम से लोअर कोर्ट में डिग्री हमको मिल गई किसी चीज के लिए, फिर हम हायर कोर्ट में गए अपील करने के लिए। अपील नहीं, अपील इज अ डिफरेंट थिंग। अपील का तो प्रावधान होता ही है पार्टीज के पास। यदि हमने लोअर कोर्ट में कोई अपना केस फाइल किया और लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है और हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम उसकी अपील करेंगे। ये सूट का ही एक पार्ट है। अभी ये सूट हमारा खत्म नहीं हुआ। जब तक पार्टीज के अधिकार वो एप्लीकेबल नहीं कर ले, तब तक वो एक ही सूट कहलाता है। ये पार्टीज का अधिकार है। हम फाइल करते हैं तो हमारे पास अपील करने का अधिकार है, हमारे पास अधिकार है, हमारे पास रिव्यू करवाने का अधिकार है। तो ये पार्ट ऑफ सूट सिंगल सूट है। जब पूरा प्रोसेस हो जाए, अब ऐसा होता कि जिस पार्टी ने लोअर कोर्ट से सूट डिसाइड करवा लिया, उसने अपील करी, अपील में भी डिसीजन आ गया, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं था अपील में, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में फिर सेकंड अपील करी। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद उसने रिव्यू भी करवा लिया। अब मतलब उसका पूरा फाइनल तरीके से डिसीजन हो गया। अब उस पार्टी ने क्या किया, अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं, तो उसने फिर से उसी पर्सन के अगेंस्ट में उसी कॉज ऑफ एक्शन पे फिर से उसने सूट फाइल कर दिया कहीं पे भी, तब रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होगा। ठीक है। अपील, रिवीजन और रिव्यू सूट का ही पार्ट होते हैं, वो अलग से नहीं है। वो प्रोसीडिंग कि अरे लोअर कोर्ट ने कर दिया तो उसी मैटर पे वो सेम मैटर नहीं कह रहा था, वो तो उसी का पार्ट है, उसी प्रोसीडिंग का पार्ट है। ठीक है। क्लियर हुआ? मैम रूल 6 में दी है। रूल 6 में फर्स्ट पॉइंट में। डिटर्मिनेशन ऑफ सूट हाँ। and shall specify clearly the rights granted or other determination। अरे डिटर्मिनेशन ऑफ सूट का मतलब, जो हमने सूट फाइल किया था तो सूट में जो जो क्लेम्स हमने किए थे कि हमें पोजेशन चाहिए है, हमें मैच में प्रॉफिट चाहिए है, हमें रेंट भी चाहिए है, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, तो जितने आपने पॉइंट्स डाले हैं ना अपने सूट में कि हमें क्या क्या चाहिए, तो हर उस एक पॉइंट पे क्या डिसीजन दिया है निर्णय ने, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सूट। ओके मैम, थैंक यू। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? आई थिंक क्लियर है सबको। ठीक है। और अगर बाद में भी खुद से पढ़ो और कोई डाउट की आपको क्रिएट हो तो आप ग्रुप पे सेंड कर देना अपना डाउट, मैं क्लियर कर दूंगी। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आईपीसी के साथ। ठीक है। 2 दिन सीपीसी हो गया, अब अपन को आईपीसी कंटिन्यू करना है। चलिए, टाटा, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम।